हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला बाय जूही। तो बच्चों, आज हम बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर की स्टार्टिंग करने वाले हैं। क्या कौन सा चैप्टर है? सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, जैसे कि ह्यूमन बॉडी, प्लांट्स, एनिमल्स, सब एक बेसिक यूनिट से मिलकर बने होते हैं। और इस बेसिक यूनिट का क्या नाम होता है बच्चों? सेल। तो आज के लेक्चर में हम क्या जानेंगे? सेल क्या होता है, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी, सेल थ्योरी क्या है, और ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं। तो बच्चों, आपने कभी सोचा है, अपने आप आसपास देखते हो, हम लोगों को देखते हो, प्लांट्स को देखते हो, एनिमल्स को देखते हो, तो कभी सोचा है कि ह्यूमन बॉडी कैसे बनी है, ये प्लांट्स कैसे ग्रो कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट क्या होती है? तो बच्चों, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर एक ही है, क्या है? सेल। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे मुझे एक रूम बनाना है, तो मैं रूम बनाने के लिए क्या लेकर आऊंगी? ईंट लेकर आऊंगी, सीमेंट लेकर आऊंगी। तो एक ईंट के ऊपर एक एक करके ही तो ईंट रखते हैं, तब जाके एक पूरा रूम तैयार होता है। तो इसी तरीके से जब हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल एक दूसरे से मिलकर बनते हैं, तो क्या बनती है? हमारी एक ह्यूमन बॉडी बनती है। तो बच्चों, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सब किसके बने हुए हैं? सबकी बेसिक यूनिट क्या है बच्चों? सेल है। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग स्टेप बाय स्टेप ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, और लेक्चर के एंड तक आप लोगों का जो ये सेल का बेस है ना, ये एकदम मजबूत हो जाएगा। यहाँ से आपको लगेगा कि हाँ भैया, हमने सेल में कुछ पढ़ा हुआ है। तो आप शुरू करते हैं किससे? सेल से। तो सेल क्या होती है बच्चों? एक हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। तो इस बात को समझते हैं। अब आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो या लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी हमारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। तो इन्हीं छोटे छोटे लिविंग पार्ट्स को और कंपार्टमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। इसलिए सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो ये स्ट्रक्चर होता है, ये बॉडी का बिल्डिंग मटेरियल होता है। अगर सेल्स नहीं होंगे तो बॉडी का स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा। इसी वजह से बच्चों, ये स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। अब आते हैं फंक्शनल यूनिट पे। फंक्शनल यूनिट का क्या मतलब होता है? कि हमारी बॉडी के जो भी फंक्शंस हैं, वो सारा सेल ही परफॉर्म करेगा। जैसे अगर अपन लोग ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, एक्सेट्रा बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। वो सब कौन परफॉर्म करता है बच्चों? सेल परफॉर्म करता है। यानी बॉडी का हर इंपॉर्टेंट फंक्शन सेल परफॉर्म करता है। इसलिए हम कहते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब सेल बॉडी को स्ट्रक्चर भी देता है और सारे फंक्शंस भी परफॉर्म करता है। तो इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है हमने, अमीबा, जो कि एक सेल का मिलकर बना हुआ होता है, और ह्यूमन बॉडी हमारे ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ होता है। तो यहाँ पे हम लोगों का एक सेल का डायग्राम भी दिया हुआ है। यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट्स ऑफ सेल प्रेजेंट है, जिसके बारे में हम लोग आगे लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल पे। तो सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? तो सेल की डिस्कवरी 1665 में रॉबर्ट हुक ने करी थी। कैसे करी थी? ये जो है माइक्रोस्कोप के थ्रू कॉर्क को देख रहे थे। अब कॉर्क क्या होती है? जो कॉर्क होती है वो एक डेड सेल होता है, जो कि कहाँ से मिलता है हम लोगों को? बार्क ऑफ द इंडियन ओक प्लांट से मिलता है। तो इन्होंने क्या देखा कि इन्हें छोटे छोटे टाइनी कंपार्टमेंट दिखाई दिए, और इन टाइनी कंपार्टमेंट्स को इन्होंने किससे कंपेयर किया था? जो हनी का छत्ता होता है, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उससे। और किससे कंपेयर किया था? कि छोटे छोटे रूम्स की तरह इन्हें कुछ दिख रहा था। इसलिए फिर रॉबर्ट हुक ने इनको क्या नाम दिया था? सेल। अब ये जो सेल वर्ड है, ये आया कहाँ से? ये जो सेल वर्ड है, ये हमारे एक आया है लैटिन वर्ड से, सेला से। सेला का मतलब क्या होता है? स्मॉल रूम। तो यहाँ पे याद रखने वाली क्या बात है कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी करी थी, लिविंग सेल की नहीं करी थी। तो लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? तो लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी एंटोन वॉन ल्यूवेनॉफ ने। कब करी थी? 1674 में। इन्होंने क्या किया था? अपने माइक्रोस्कोप के थ्रू एक रेन ड्रॉप को देखा था, और जिसमें उन्हें एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिला था। तो इन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया अपने माइक्रोस्कोप के थ्रू? बैक्टीरिया को और कुछ प्रोटोजोआस को। इस वजह से एंटोन वन ल्यूवेनॉफ को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। अब वो साइंटिस्ट को, चलो बच्चों, ये तो समझ में आ गया था कि जो सेल्स होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स में नहीं होते हैं, एनिमल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। यहीं से स्टार्ट होती है क्या? सेल थ्योरी।
तो सेल थ्योरी की जो डिस्कवरी करी थी वो हमारे दो साइंटिस्ट ने मिलकर करी थी। कौन कौन से थे? एक थे जर्मन बॉटनिस्ट मैथियस शिलीडियन, 1838 में किया था, और दूसरे कौन से साइंटिस्ट थे? हमारे ब्रिटिश फिजियोलॉजिस्ट थियोडोर श्वान, इन्होंने 1839 में डिस्कवरी करी थी। तो मैथियस शिलीडियन ने क्या किया था? मैथियस शिलीडियन ने हमारे बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व किया था, और क्या देखा इन्होंने कि जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं, और यही सेल्स आगे जाकर क्या बनाते हैं? प्लांट्स में टिश्यूज बनाते हैं। इसी तरीके से श्वान ने क्या देखा था? श्वान ने ये देखा कि जो एनिमल होते हैं वो भी हमारे अलग अलग तरीके के सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। और फिर श्वान ने एक काम और किया। क्या इन्होंने क्या किया भैया? इन्होंने कहा कि ठीक है, प्लांट सेल की बात हो गई, अब एनिमल सेल की बात हो गई कि दोनों ही सेल से मिलकर बने हुए हैं, बट इन्होंने क्या किया? प्लांट और एनिमल सेल में क्या किया? कंपैरिजन किया, और इन्होंने ये बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो दोनों ही सेल्स में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। लेकिन जो सेल वॉल होती है वो बच्चों कहाँ प्रेजेंट होती है? बस प्लांट सेल में। एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। इस ऑब्जर्वेशन के बाद स्वान ने क्या कंक्लूड किया था कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं दोनों की ही बॉडी किससे मिलकर बनी हुई होती है बच्चों? सेल से मिलकर बनी हुई होती है। तो बच्चों इससे क्या हुआ कि शिलीडियन ने किसकी डिस्कवरी करी थी? प्लांट्स को स्टडी किया था, और श्वान ने किसको स्टडी किया था? एनिमल को। इसको अपन एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, जैसे स्वान है, स्वान अपन लोग देखते हैं ना वो उसमें रिवर्स वगैरह में व्हाइट कलर के स्वान होते हैं, तो स्वान क्या है? एक एनिमल है ना। तो याद रखना कि इन्होंने क्या बताया था कि जो एनिमल्स होते हैं वो सेल्स के बने हुए होते हैं, और शिलीडियन ने किसके बारे में बताया था? प्लांट्स के बारे में बताया था। और फिर दोनों की ऑब्जर्वेशंस को कंबाइन करके क्या आ गई? हमारी सेल थ्योरी आ गई। तो अब इस सेल थ्योरी के क्या थे? कुछ पोस्ट्यूलेट्स थे। अब क्या पोस्ट्यूलेट्स थे? तो इनका पहला पोस्ट्यूलेट था कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी बॉडी का स्ट्रक्चर भी सेल देता है और फंक्शंस भी सेल ही परफॉर्म करता है। और इनका दूसरा पोस्टुलेट क्या था बच्चों? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हुए होते हैं और उनके प्रोडक्ट से मिलकर बनते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अभी भी एक प्रॉब्लम थी। अब क्या प्रॉब्लम थी भैया? साइंटिस्ट को ये नहीं पता कि ये जो नए सेल्स हैं ना ये आते कहाँ से हैं, मतलब अगर बॉडी में नए सेल हैं तो ये आ कहाँ से रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम का आंसर देने के लिए हमारे 1855 में रेडोल्फ विर्चो आए, और उन्होंने क्या कहा? ओमनी सेल्यूला ए सेल्यूला। अब भैया ये क्या बोला है? ओमनी सेल्यूला सेल्यूला। ओमनी सेल्यूला सेल्यूला का मतलब होता है that new cells arise from the pre-existing cells, यानी उन्होंने कहा कि जो हमारे नए सेल्स होते हैं वो जो पुराना सेल प्रेजेंट होता है उसी से ही हमारे नए सेल बनते हैं। तो अब क्या आया हमारा? जो शिलीडियन ने बता दी थी, क्या बात बताई थी कि प्लांट्स पे उन्होंने स्टडी किया, फिर स्वान ने एनिमल्स पे बताया कि एनिमल्स हमारे उसके बने हुए होते हैं, सेल्स मेड अप ऑफ सेल्स। इसी तरीके से रडोल्फ विर्चो ने क्या कहा कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इन सभी ऑब्जर्वेशंस को मिलाकर क्या बनी बच्चों? मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी थी? रडोल्फ विर्चो ने 1855 में। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब यहाँ पे हमने क्या किया है? सेल्स के बेसिस पर हमने ऑर्गेनिज्म को टू टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, कि क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ हमारे एक सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, कुछ हमारे एक से ज्यादा सेल के मिलकर बने हुए होते हैं। तो इसी वजह से कितने तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों? दो तरीके के। किसके बेसिस पर? सेल के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? सेल के बेसिस पर। दैट इज द यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। तो अब देखते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तो यूनि मतलब वन, वन मतलब एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म बना हुआ होगा तो उसे क्या कहेंगे? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। और अगर बहुत सारे सेल्स पर मिलकर ऑर्गेनिजम्स बना हुआ होगा तो उसे क्या कहेंगे? मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी मतलब मैनी। अब यूनिसेल में मतलब एक ही सेल था, तो अब एक ही सेल सारे काम करेगा, और जबकि मल्टी सेल्यूलर में अलग अलग सेल्स अलग अलग काम करेंगे। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हम आप ही को ले लेते हैं, ठीक है। अब आपसे हमने क्या कह दिया कि भैया आपको खाना भी बनाना है, अब आपको झाड़ू पोछा भी करना है, फिर आपको शॉपिंग भी करने जाना है, और फिर उसके बाद आपको पढ़ाई भी करनी है।
तो अब आप अकेले ही सारा काम कर रहे हो, तो आप किस कैटेगरी में आओगे? यूनिसेल्यूलर वाली कैटेगरी में आओगे, क्योंकि एक ही तो आप हो, इस वजह से। इसी तरीके से अगर मैं आप कह दूं कि काम को डिवाइड कर दो, अब आपने क्या कर लिया, भैया मेड आया कर लिया, कुकिंग आपके लिए कोई और कर रहा है, शॉपिंग करने कोई और जा रहा है, झाड़ू पोछा कोई और कर रहा है, आप बस क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। तो आपने क्या किया, बहुत सारे लोगों में काम को डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं हम लोग? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल हमारे प्रोटोजो आ जाते हैं। प्रोटोजोआ में क्या आ गया हमारा? अमीबा, पैरामीशियम आ गया, और बैक्टीरिया हो गए। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में हमारे जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो यूकैरियोट्स में हमारे ह्यूमन बींग्स आ गए, प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए। ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं हम लोग यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड, कि जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं। तो बच्चों भैया ये तो बड़ा भारी भरकम टर्म आ गया, क्या भैया ये क्या होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस? तो इसका मतलब क्या होता है कि जो एक सेल है वो अकेले सरवाइव कर सकता है, लेकिन वो बच्चों कब सरवाइव कर सकता है? वो तब सरवाइव कर सकता है जब वो एक ही सेल कंप्लीट होगा, और वो जितने भी फंक्शंस हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन हुआ, डाइजेशन हुआ, एक्सक्रीशन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, जब वो सारे फंक्शंस हमारे परफॉर्म कर लेता है, तब वो सेल हमारा अकेले रह सकता है, मतलब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रख सकता है। तो एक सेल को इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होने के लिए एक कंप्लीट सेल होना जरूरी है, तभी वो सरवाइव कर पाएगा। तो बच्चों आपने एक एनसीईआरटी में लाइन भी देखी होगी कि एनीथिंग लेस देन अ, सब बच्चे अपनी अपनी एनसीईआरटी ओपन करें, और उसके बाद में आप सब लोगों को एक लाइन दिखेगी, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। मतलब एक इंडिपेंडेंट लिविंग होने के लिए क्या होना चाहिए? एक सेल का कंप्लीट होना जरूरी होना चाहिए। अगर सेल कंप्लीट नहीं होगा तो वो अकेले नहीं रह पाएगा। ठीक है। तो बच्चों आज हमारा ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, और अब आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें कि सेल को किसने डिस्कवर किया था, सेल थ्योरी किसने दी, सेल की डेफिनेशन बताएं, और कितने तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं और किस बेसिस पे होते हैं ये भी बताना। ठीक है। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करें, आई विल गिव यू ऑल योर आंसर्स। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो अपन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी, तो आप वहां पर मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है। तो बच्चों अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।